हाय फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो ऑफ आर आई जी। तो आज का चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो स्टार्ट करते हैं। वर्क क्या है? वर्क इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। तो W इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं F डॉट डी एस। ओके, तो F S कॉस थीटा, ऐसे नहीं लिखते हैं इसको, ऐसे लिखा जाता है F कॉस थीटा S। देखो, ऐसे भी लिख सकते हो और एक चीज़ कर सकते हो जो मैंने ये कहा, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इस फॉर्म में कब लिखोगे वो देखते हैं। जैसे मान लो ये एक ब्लॉक है एंड आपने फोर्स लगाया है इस तरह से, बट मूवमेंट जो है इसका कंस्टेंट होगा, तो मूवमेंट इसका इस तरह से हुआ है एस। ओके, और आपने लगाया फोर्स एफ, एंगल थीटा है। तो आपको फोर्स का ये कंपोनेंट लेना है जिस कंपोनेंट में डायरेक्शन है, मतलब जिस डायरेक्शन में मूवमेंट है उसी फोर्स के उसी कंपोनेंट को यूज़ करना है। तो ये हो गया इस तरह से आप, इसीलिए हम इसमें एफ कॉस थीटा लेंगे, एफ कॉस थीटा एस। ठीक है, अब इसकी डायमेंशनल फार्मूला, उससे पहले हम एनर्जी देख लेते हैं। आप देखो, काइनेटिक एनर्जी की कोई भी एनर्जी देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट होगी वही पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट होगी, वही स्प्रिंग एनर्जी होगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हाफ mv²। इन सब की डायमेंशनल फार्मूला दोस्तों एक ही होती है, mL2T-2। कैसे? वर्क की क्या है F ds, F की क्या होती है mL2T-2, mLT-2। तो जब इसमें s और एक ऐड करोगे तो ये 2 पावर हो जाएगी। अब मास में यही है, हाफ mv², v² मतलब LT-1, तो स्क्वायर उसका तो L2T-2। तो ये डायमेंशनल फॉर्म यूनिट हो गई इन सब की। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, वर्क की यूनिट क्या होती है? तो देखो, फोर्स इंटू डिस्टेंस है, तो न्यूटन मीटर। यूनिट्स यहाँ दे लेते हैं, यूनिट्स, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। उसके बाद SI यूनिट तो हो गई ये SI यूनिट। ठीक है, इसके अलावा इसी न्यूटन मीटर को अपन लोग ज्यूल्स लिखते हैं, ज्यूल या फिर J में डिनोट कर लोगे। ठीक है, CGS यूनिट जो होता है, ये तो SI हो गया, CGS यूनिट, तो वो होता है अपना अर्ग, या फिर 1 cm। अब देख लो रिलेशन क्या है, ये कभी कभी छोटे छोटे, मतलब ऐसे आप क्या करेगा, यूनिट में आपको क्वेश्चन पूरा फार्मूला सब आता होगा, आपको अर्ग में दे दिया होगा या फिर 2 सेंटीमीटर में दे दिया होगा, तो आपको टाइम लग जाएगा क्वेश्चन निकालने में और आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। तो इसलिए डायरेक्ट याद रखो, जूल 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग। ठीक है, ये चीज़ याद रखो, 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग। उसके बाद इसके बाद सब लोग चलते हैं हम लोग मतलब दूसरे फार्मूले की ओर, मोमेंटम के साथ किस तरह से हम रिलेशनशिप। देखो, वर्क जो है वो काइनेटिक एनर्जी का सेम फार्मूला है। ओके, तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, या फिर दैट इज़ इक्वल टू W भी लिख सकते हैं। तो इसलिए हम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ऐसे भी कर सकते हैं, हाफ mv²। ठीक है, अब देखो ये चीज़, हाफ mv इंटू वी, यहाँ पे मैं कर दूँ हाफ mv/m 2m इंटू mv। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, p²/2m। तो ये एक और फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। अब बहुत सारी चीज़ें इससे सॉल्व हो जाएंगी। ये अपन निकालेंगे क्या, स्टॉपिंग, पहले चीज़ जो सॉल्व करते हैं इससे, हाँ, स्टॉपिंग डिस्टेंस, ये एक चीज़ होती है, मतलब कितना चलेगा और ये स्टॉप हो जाएगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस। ओके, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे? देखो, अपना क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस को कैसे निकाल सकते हो, जो S है वो क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू वर्क। ठीक है, F इंटू डी एस इक्वल टू वर्क। अब अपने को ये निकालना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो, अगर हम, इसका मतलब अगर हम वर्क से फोर्स को डिवाइड कर दें तो अपने को खाली ds मिल जाएगा। और वर्क क्या था, मैंने बताया था W इज इक्वल टू KE। तो यहाँ पे हम हाफ mv²
बाई अपना फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स मतलब जो रेजिस्टेंस हो रहा होगा जिसके कारण वो फोर्स लगाते हैं, रिटार्डिंग फोर्स जिसे कहते हैं। तो रिटार्डिंग फोर्स मैंने कहा था म्यू एन होता है, म्यू एन क्या है, म्यू एम जी फ्रिक्शनल फोर्स ना। तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, v²/2 म्यू जी। तो इतने डिस्टेंस में कोई भी चीज़ जाके रुकेगी, ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस ये हो गया। अब देखो एक रिलेशन होता है, अब जो है एक रेशियो लेंगे अपन, ठीक है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस x1 है, दूसरा वाला स्टॉपिंग डिस्टेंस x2 है। तो रिलेशन क्या होगा इन दोनों का, अगर हम दोनों ऊपर नीचे सेम फोर्स एक्ट कर रहा है, एफ x1 x2 हो जाएगा, तो ये k1 k2 हो जाएगा। तो x1/x2 इज इक्वल टू k1/k2, पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन टाइम का रिलेशन है। टाइम का किसके साथ रिलेशन आएगा, मतलब स्टॉपिंग टाइम, ये तो स्टॉपिंग डिस्टेंस हुआ, स्टॉपिंग टाइम का रिलेशन t1/t2। देखो उसी तरह यहाँ पे ऊपर भी f मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी f मल्टीप्लाई, समान चीज़ है, लेकिन t1 t2। अब देखो अगर आप फोर्स में, फोर्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स में अगर टाइम को इंटू कर दोगे तो रेट ऑफ चेंज में रेट हट जाएगा तो मोमेंटम खाली बचेगा, तो p1/p2 कर दो, p1/p2। तो ये t1/t2 इक्वल टू p1 बाई मोमेंटम, फर्स्ट मोमेंटम बाई सेकेंड मोमेंटम। तो देखो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, ये दूसरा इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। इससे क्या होता है, अब इससे दो तीन केस आ जाएंगे, जैसे इफ़ k1 इक्वल टू k2, तब क्या होगा, तब ये होगा कि स्टॉपिंग डिस्टेंस सेम हो जाएगी बट टाइम अलग हो सकता है, ठीक है। तो टाइम उस समय कैसे निकालोगे, अब देखो हमने यहाँ पे निकाला था, एक फॉर्मूला था अपना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। तो p कितना हो गया अपना √2m के, बस वही चीज़ यहाँ पुट कर दो, t1/t2 इज इक्वल टू 2m1k/2m2k। तो बस t1/t2 इज इक्वल टू √m1/√m2, ठीक है। तो ये एक रिलेशन हो गया जब काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो। तीसरा रिलेशन ले लेते हैं। उसके बाद फोर्थ केस क्या है, मतलब दूसरा नेक्स्ट केस इसका हो सकता है, अगर अपना मोमेंटम सेम हो, p1 इक्वल टू p2। ऐसे कंडीशन में क्या करोगे, ऐसे कंडीशन में सिंपली, ऐसे कंडीशन में अपना स्टॉपिंग टाइम सेम हो जाएगा। क्या होगा, अपना स्टॉपिंग टाइम तो सेम हो जाएगा लेकिन स्टॉपिंग डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा। तो उसका रिलेशन कैसे निकालोगे, x1/x2 इक्वल टू क्या, k1/k2 था। अब k1 को अपन क्या लिख सकते हैं, p²/2m1/p²/2m2। इसको सॉल्व करोगे आगे तो अपना x1/x2 इक्वल टू आ जाएगा m2/m1। ये चौथा रिलेशन है, ठीक है। तो आप लोगों को ये चार रिलेशन याद रखने, पहला ये हो गया, ठीक है, x1/x2 इक्वल टू k1/k2। दूसरा ये टाइम के लिए t1/t2 p1/p2। उसके बाद जब ये हो गया, जब काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो, ठीक है, तो m1/m2 आ जाएगा। और उसके बाद ये जब मोमेंटम इक्वल हो तो ये एक रिलेशन आ गया। ये चार रिलेशन आपको याद रख। इसके बाद अपने को देखना है वर्क एनर्जी थ्योरम। कुछ नहीं है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम। इसमें ये है कि मान लेते हैं कि एक गाड़ी चल रही है कुछ k1 से, काइनेटिक एनर्जी से। अब हमने क्या किया, एक ब्रेक लगाया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई, ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई। वो थी kf मान लेते हैं, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, वो कुछ हमने वर्क किया w, तो उसमें kf फाइनल एनर्जी हो गई। तो ये होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। बस इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे कभी कभी देता है ना वो मतलब एक बुलेट है, उसकी वेलोसिटी समथिंग दी है, उसने एक प्लैंक में हिट किया, उसके बाद उसकी मतलब दूसरे साइड से जब वेलोसिटी आई तो वो कुछ वेलोसिटी है, ठीक है। तो एक वेलोसिटी v1 दे दी पहले, अब वो प्लैंक को पार कर गई तो उसकी वेलोसिटी v2 है। अब बोला कि कितना वर्क डन किया, वर्क डन बाय रेजिस्टेंस फोर्स। तो आप क्या करोगे, ये हो गई फाइनल ½ mv² माइनस ये होगी इनिशियल ½ mv²,
फाइनल से माइनस इनिशियल कर दो तो ये था रेजिस्टेंस वर्क अपना हो गया। उसके बाद आता है वर्क एनर्जी थ्योरम, ये बेस्ट चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आता है ये, मतलब इसी से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद है जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, अब कोई भी चीज़ मतलब स्टोर हो जाए, मतलब एनर्जी किसी भी फॉर्म में स्टोर हो जाए, जैसे आप एक बकेट ऑफ वाटर को ऊपर उठा के रख देते हो, अगर उसके अंदर एनर्जी स्टोर नहीं होती तो आप बकेट का पानी ऊपर से भी गिराते तो क्या वो पानी नीचे गिरता? किसी वेलोसिटी के साथ कभी नहीं गिरता, और वहीं पे एक्यूमुलेट हो जाता ऊपर ही। पर ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। इसका मतलब इस चीज़ के अंदर कोई एनर्जी है, जब आप इस चीज़ को रिलीज़ कर रहे हो वो एनर्जी रिलीज़ हो रहा है और दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होकर रहता है, ये हमेशा स्टोर्ड होता है। आप ऊपर ले जाते हो किस चीज़ में तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी आप किसी स्प्रिंग को, ये है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, उसको दबा देते हो कि उसको खींच देते हो, उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक है। उसको जैसे ही रिलीज़ करोगे आप, उसका पोटेंशियल एनर्जी या तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा या फिर अगर हीट में चेंज हो सकता है, ठीक है। वही चीज़ है स्प्रिंग के लिए। इसके लिए तो आप जानते हो पोटेंशियल एनर्जी कैसे रखेंगे, बचपन से पढ़ते रहो, mgh। स्प्रिंग के लिए क्या होगा? देखो स्प्रिंग के लिए आप जब भी फोर्स लगाओगे ना तो क्या होता है, देखो फोर्स का डायरेक्शन है, मतलब आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो स्प्रिंग क्या करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन, मतलब स्प्रिंग, अगर आप स्प्रिंग को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो स्प्रिंग हमेशा रिलीज़ होने के लिए कोशिश करेगा, तो स्प्रिंग हमेशा फोर्स जो लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो अगर FDX करते हो स्प्रिंग में तो कॉस जो होगा वो कॉस 180 होगा, तो क्या नेगेटिव हमेशा आएगा, इसीलिए तो हमेशा इसका हाफ kx² आता है, माइनस हाफ k², ठीक है। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, इसमें भी वही है, माइनस में आ जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, आपको बस ये जानना है, बेसिक चीज़ है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड इफ द फोर्स डूइंग वर्क ऑन इट आर कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। जो फोर्स है, अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी जो है इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, कंजर्व होगी। मतलब टोटल एनर्जी 1 अगर है ऐसे के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ लिख सकते हो आप, ठीक है। ये है अपना इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। अब इस चीज़ का यूज़ करके बहुत सारे टफ क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। तो ये आपने जो भी क्वेश्चन किया था ना पुली वुली लॉस ऑफ मोशन में, इस फॉर्मूले का यूज़ हम उसमें भी कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज़ करते हैं कि एक ब्लॉक, ये वेज है, ठीक है, फिक्स्ड है, इधर पे एक ब्लॉक है अपना, उसका मास है 8 kg, और ये जो है अपना स्प्रिंग है, इधर ऐसे है, इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो 200 टन पर मीटर है। ये एंगल हो गया अपना 30 डिग्री। अब ये बोला है कि द स्प्रिंग आफ्टर इट मीन्स आफ्टर द ब्लॉक को यहाँ से जब रिलीज़ किया गया, आफ्टर कंप्रेसिंग द स्प्रिंग इट हैज़ मूव जस्ट 1 मीटर बिफोर द ब्लॉक हैज़ स्टॉप्ड, ठीक है। ब्लॉक रेस्ट में आने से पहले स्प्रिंग को 1 मीटर कंप्रेस करता है, तो अपना एक्स हो गया 1 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ से यहाँ तक तब आने के लिए इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। क्वेश्चन समझ में आया? हम अपने को फाइंड करना है ये डी, ये जो डी है ये कितना मूव किया, उसके बाद ये रुक गया, अपने को वो फाइंड करना है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो इसको अगर आप काइनेमेटिक्स के थ्रू करोगे तो कर सकते हो, लेकिन बहुत लंबा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। उससे क्या होगा, पहले आपको यहाँ पे रुक गया तो इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगा वो निकालना पड़ेगा। के एक्स के थ्रू आप इसका एक्सेलरेशन निकाल के आप उसका इनिशियल वेलोसिटी निकाल दोगे। अब जब हाँ इधर हिट करने से पहले जो वेलोसिटी होगा इस केस के लिए वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, तो वो इनिशियल वेलोसिटी निकाल दिए। अब यहाँ इसका, अब सेकेंड केस के लिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए ये चीज़, यहाँ पे जो वेलोसिटी आपने निकाली वो वेलोसिटी आपकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, और ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी होगी जो कि 0 है। तो इससे आप निकाल सकते हो, लेकिन बहुत लंबा आ जाएगा। हमारे पास इजी तरीका है और वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या क्या है देखो, जब यहाँ पे था इस पर क्या एनर्जी लग रहा था, mgh तो एक लग रहा है, उसके अलावा क्या कुछ लग रहा था, कोई फोर्स कुछ नहीं लग रहा था, सिर्फ mgh, ठीक है।
नेक्स्ट चीज़, जब ये यहाँ गया रुक गया, उसके बाद क्या उसके बाद उसमें कौन सी एनर्जी है। अब जब रुक गया पूरी तरह से ग्राउंड में आ चुका है, ग्रेविटी के कारण कोई एनर्जी नहीं लगेगी, वेलोसिटी ख़त्म हो चुकी है। अब सिर्फ क्या है, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, उसके कारण उसके ऊपर एनर्जी लगी है, स्प्रिंग की एनर्जी। तो वो किस तरह से स्टोर हुई है, पोटेंशियल एनर्जी क्या, हाफ kx²। अपने को x बता दिया कि उसने 1 मीटर चलने के बाद स्प्रिंग को कंप्रेस करने के बाद वो रुक गया। बस सब पुट कर लो, आंसर निकालो। मास दिया हुआ 8 kg, ग्रेविटी कितनी है, जी को अपन 10 ले लेते हैं। अब देखो h मतलब mgh, ये चीज़ d है, अपने को ये निकालना है। अब इसको इस तरह से हम कैसे लिख सकते हैं, ये क्या है थीटा 30 डिग्री, तो हम इसको क्या d साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, h की जगह पे हम लोग, ये चीज़ h है लेकिन हमको इस फॉर्म में चाहिए, तो हमने इसको d साइन थीटा लिख दिया, इक्वल टू हाफ k कितना दिया हुआ है 200 दिया हुआ है और x 1/2। तो 80 इंटू डी क्या है, डी निकालना है, तो डी साइन थीटा 30 डिग्री रख दिया, तो 2 इज इक्वल टू हाफ इंटू 200। तो सब सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, ये हाफ कट गया, ये गया, ये आ जाएगा कितना, डी इज इक्वल टू 2.5 मीटर। बहुत इजी हो गया, आप इसी से करो। एक और बहुत इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है, इसको भी हम काइनेमेटिक्स से कर सकते हैं लेकिन हम इससे करना पसंद करेंगे। जैसे ये एक पुली है, मतलब नहीं, एक स्ट्रिंग में एक बॉल है, पेंडुलम वाला टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको रिलीज़ किया, इस पॉइंट में ये आ गया। ठीक है, तो इतने में, तो जब यहाँ से हमने रिलीज़ किया, ये मान लेते लेंथ एल है, तो इस जगह पे जब ये आया, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी v है, ये v अपने को फाइंड करनी है, कुछ नहीं कर, ये एंगल अपना है क्या, थीटा। तो ये वेलोसिटी आप कैसे फाइंड करोगे, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, वही चीज़ करो, कंजर्वेशन। इस जगह पे क्या है, मान लेते हैं हम इसको बेस लाइन, और यहाँ पे हमने h ले लिया, ये हाइट h है। डिफरेंस क्या है, पहले जब यहाँ पे था वो h ऊपर था, क्या और कोई फोर्स लग रही है वहाँ पे, हमने कुछ नहीं दिया, वेलोसिटी 0 है, तो mgh ये एनर्जी स्टोर्ड है। जब यहाँ आ गई तो क्या h पूरा कवर हो गया, h 0 है, तो ग्रेविटी के कारण कोई एनर्जी नहीं लग रहा है इसमें, सिर्फ लग रहा है क्या, हाफ mv², mm तो कट गया, तो 2gh रूट हो गया अपना v। अब ये h क्या है वो निकालना है, ये h है ये, तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, बहुत सिंपल है भाई। अगर ये अपना ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ये, तो अपने को ये लेंथ निकाल में क्या, l रूट 2gh, h में से l कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस, ये अगर पूरा l है तो ये क्या है, ठीक है भाई, ये l है तो ये क्या है, ये हो जाएगा l cos थीटा, है कि नहीं। तो ये l cos थीटा है, तो l माइनस l cos थीटा, l कॉमन लेंगे तो यहाँ पे cos थीटा, पूरा का रूट दे दो, ये हो गई अपनी फाइनल वेलोसिटी। चीज़ों को बहुत इजी कर देता है। अब एक स्मॉल टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, वो है वर्टिकल मोशन इन अ वर्टिकल सर्किल। ठीक है, तो मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, ठीक है। अब देखो ये सर्किल है, यहाँ पे स्ट्रिंग में बॉल बांधा गया है, यहाँ पे होल्ड किया गया उसको, ये कोई एंगल थीटा है, ये बॉल है। अब जब यहाँ पे हम किसी वेलोसिटी से उसको ऊपर फेंकते हैं v से, तो मान लेते हैं इस एंगल थीटा, इस पॉइंट r में क्या, कैसे फोर्स, हम टेंशन को कैसे लिखेंगे, मतलब इसमें इक्वेशन कैसे लिखेंगे, क्या क्या फोर्स लग रहा है देखते हैं। यहाँ नीचे बॉल का mg लग रहा है, ठीक है, ये इस तरफ अंदर की ओर टेंशन लग रहा है, जो कि बैलेंस क्या क्या कर रहा है, ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है, प्लस वेलोसिटी के कारण mv²/r को भी ये कर रहा है बैलेंस। तो t इक्वल टू हम लिख सकते हैं mg cos थीटा प्लस mv²/r। अब ये v क्या है, ठीक है, ये v क्या है अपना ये v उस टाइम का वेलोसिटी है, ये v डैश लिख सकते हैं। अब हम इसको v डैश, ठीक है, v डैश उस समय की वेलोसिटी क्या है। तो ये कैसे निकालोगे, तो बस कुछ नहीं करना इसमें, देखो तो हमको क्या करना है, वही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखो यहाँ पे जब हमने धक्का दिया, इसमें हाफ mv किसी भी टाइम में निकालना है ना, आपको एक बेस लाइन मानना होगा कि इसके ऊपर
हम जो लेंगे हाइट वो पॉजिटिव होगी, इसके नीचे जो हम लेंगे वो नेगेटिव होगी, और यहाँ पे जो लेंगे ज़ीरो होगी। तो हमने बेसलाइन यहाँ माना है इसको, मतलब ये हाइट अपना ज़ीरो होगा, उसके ऊपर जो जाएगा वो हम ऐड करते जाएंगे, प्लस उसके नीचे माइनस, उसके नीचे जाने का चांस नहीं है। तो फर्स्ट केस हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू, अब उसमें और कुछ था क्या, जी तो आपने एच तो ज़ीरो ले लिया, एनर्जी स्टोर नहीं है। अब यहाँ पे गया, वहाँ पे कुछ वेलोसिटी आ गई हाफ, तो यहाँ क्या लिख सकते हो, हाफ एम वी डैश स्क्वायर, वी डैश, चलो इसको वी वन ले लेते हैं, वी वन स्क्वायर, ठीक है, प्लस एम जी एच, ये हाइट, ये हाइट। अब ये वैसे ही फाइंड करना है जैसे हमने पेंडुलम वाले केस में किया था। तो अगर हम इस लेंथ को अब हम लोग ले लेते हैं क्या, मतलब ये सर्किल ही मान लेते हैं, तो उसका रेडियस आर है, तो उस हिसाब से करोगे तो हाफ एम जी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस एम जी आर वन माइनस कॉस थीटा, हो गया। अब क्या करना है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी वन स्क्वायर प्लस आर वन जी आर वन कॉस थीटा। अब इसको, इस चीज़ से हम क्या करेंगे, वी वन को निकाल लेंगे, ठीक है। अब जब हमने वी वन स्क्वायर को निकाल लेना है अपने को, ठीक है, वी वन स्क्वायर को निकाल के हमको इस जगह पे पुट करना है, यहाँ पे हमने कहा था ना वी वन स्क्वायर, इस जगह पे पुट करोगे तो टेंशन निकल जाएगा। तो पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली आएगा हाफ एम वी वन स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, वी स्क्वायर आ गया ना, यहाँ पे वी स्क्वायर आएगा ना, तो वी स्क्वायर बाई इसको, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को पुट करके आप अल्टीमेटली टेंशन निकालना है वी के फॉर्म में, तो वही बस हाफ एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस टू एम जी प्लस थ्री एम जी कॉस थीटा। अब देखो, या तो आप इसको सॉल्व करके निकालो या फिर इस इक्वेशन को याद रख लो, किसी भी पॉइंट की टेंशन निकालनी है तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी, टी मैक्स कैसे होगी, टी मैक्स क्या होगी। तो देखो, अगर थीटा का वैल्यू 1 आ जाए तो मैक्सिमम होगा, इसके अलावा थीटा का वैल्यू कुछ भी आए तो थोड़ा कम होगा, है ना। तो थीटा का वैल्यू 1 कब आएगा, 0 डिग्री में, जब थीटा इक्वल टू 0 हो जाए, cos 1 आ जाएगा, तब अपना होगा क्या, एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी। तो उस समय की टेंशन जो है, तो इस फॉर्मूले को याद रखो, उस समय की टेंशन जो है मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम चार्ज से आपका स्ट्रिंग उसी समय टूट सके। एक क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था कि मतलब एक सर्कुलर मोशन दे दिया था, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, उसमें पूछा था आपको कि कौन से पोजीशन में स्ट्रिंग टूटने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, उसी पोजीशन में स्ट्रिंग सबसे ज़्यादा टूटने की चांसेस होती हैं जिस पोजीशन में टेंशन ज़्यादा होगा स्ट्रिंग पे। तो टेंशन देखो, अब अगर आपको ये फार्मूला पता है, ठीक है, ये फार्मूला पता है, तभी आप निकाल सकते हो कि टेंशन कहाँ पे टूटने की चांसेस ज़्यादा है। तो इस चीज़ को याद रख लो, इस प्रोसेस को अगर पता है तो आपको और ईजी होगा, मतलब कि सी पोजीशन के बारे में पूछे तो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लो। तो टेंशन मैक्सिमम इधर होता है और मिनिमम कब हो सकता है, जब ये माइनस हो जाए, कॉस थीटा माइनस कब होगा भाई, 180 डिग्री, बस और कुछ नहीं है, आपको बस इतना ही याद रखना है। पूरे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में इतना है, और भी कुछ क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और बार बार कहूँगा क्वेश्चन सेट्स जितने हो सके ना उतने करो, ठीक है। अभी टाइम है क्वेश्चन सेट्स करने का, उसमें से अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ और बस उसको फुलफिल करते जाओ, और कमेंट बॉक्स में दो कौन सा चैप्टर आपको पहले पढ़ना है, उसी को मैं बता दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।